बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में 4 लोग थे। रामू जो एक मेहनती किसान था, उसकी पत्नी सीता जो घर के कामकाज में माहिर थी, और उनके 2 प्यारे बच्चे नील और परी। रामू और सीता का जीवन साधारण था, लेकिन उनका परिवार बहुत खुशहाल था क्योंकि वे एक दूसरे का हमेशा साथ देते थे। हालांकि गांव में और भी परिवार थे जो हर दिन मेहनत करते थे, लेकिन वे हमेशा किसी न किसी परेशानी में रहते थे। उनका जीवन कभी संतुष्ट नहीं लगता था। रामू का परिवार इससे अलग था क्योंकि वे कभी भी आपस में लड़ते नहीं थे और हमेशा एकजुट रहते थे। लेकिन एक दिन एक अजीब घटना घटी जिसने इस परिवार की एकजुटता को चुनौती दी। कहानी की शुरुआत। एक दिन गांव में एक व्यक्ति आया जो बहुत ही समझदार और विद्वान था। उसका नाम था विद्यानाथ। वह कई जगहों पर यात्रा कर चुका था और जीवन के कई रहस्यों को जान चुका था। गांव वालों ने उसकी बातें सुनने के लिए एक सभा आयोजित की। रामू और सीता भी अपने बच्चों के साथ उस सभा में गए। विद्यानाथ ने सभा में सबको ये प्रश्न पूछा, अगर तुम्हारे पास एक बड़ी बोट हो जो एक बहुत बड़े नदी को पार कर सकती है, तो तुम उसे कैसे चलाओगे? सब लोग चुप थे, किसी के पास इसका जवाब नहीं था। तभी रामू ने अपना हाथ उठाया और कहा, आपको उस बोट में सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। अगर सभी लोग मिलकर मेहनत करेंगे तो हम उस बोट को सही दिशा में चला पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अपनी दिशा बदलता है या काम करने में आलसी रहता है तो बोट डूब सकती है। विद्यानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो रामू। जीवन की बोट भी ठीक इसी तरह चलती है। अगर परिवार में हर व्यक्ति एक दूसरे का साथ न दे तो जीवन की यात्रा कठिन हो जाती है। कहानी का मोड़। रामू ने विद्यानाथ की बात को गहराई से सोचा। जब वह घर वापस लौटा तो उसने महसूस किया कि कभी-कभी वह और सीता बच्चों के साथ उतनी बात नहीं करते थे। नील और परी अक्सर अकेले होते थे और उनके पास कोई समय नहीं होता था। रामू ने सोचा कि शायद अब उन्हें कुछ बदलाव की आवश्यकता है। अगले दिन रामू ने सीता से कहा, सीता, हमें अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। हम सबको मिलकर एक टीम की तरह काम करना होगा। सीता ने हाँ कहा और दोनों ने बच्चों से बात की। उन्होंने नील और परी से कहा, हम सब मिलकर एक साथ घर के काम करेंगे। नील, तुम मुझे बगीचे में मदद करो और परी, तुम सीता के साथ रसोई में काम करो। हम सभी साथ मिलकर काम करेंगे ताकि हमारा घर खुशहाल रहे। उस दिन से रामू, सीता, नील और परी ने घर के हर काम को एक टीम की तरह करना शुरू किया। रामू खेतों में काम करता और बच्चों के लिए कुछ नया सिखाने की कोशिश करता। सीता घर के कामों में उसकी मदद करती और बच्चों को भी उनके छोटे छोटे काम सौंपती। नील और परी अब हमेशा अपने माता पिता के पास रहते और साथ में खुश रहते थे। समय के साथ परिवार में बहुत सी बातें बदल गईं। नील और परी अब अकेले नहीं रहते थे। वे अपने माता पिता से बातें करते, खुश रहते और एक दूसरे की मदद करते थे। रामू और सीता को भी यह महसूस हुआ कि उनका परिवार अब पहले से कहीं ज्यादा एकजुट था। उनका घर अब सच में खुशहाल बन गया था। एक दिन जब रामू, सीता, नील और परी बगीचे में काम कर रहे थे, विद्यानाथ फिर से गांव आया। उसने देखा कि रामू का परिवार अब पहले से कहीं ज्यादा खुश और शांतिपूर्ण था। उसने रामू से पूछा, क्या बदलाव आया है रामू? रामू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमने सीखा है कि परिवार में एकजुटता सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारा परिवार मजबूत और खुशहाल बनता है। अब हम सब मिलकर जीवन की बोट को सही दिशा में चला रहे हैं। विद्यानाथ ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुमने सही सीखा है रामू। ये परिवार की ताकत है जो हर चुनौती का सामना कर सकती है। उस दिन के बाद रामू और सीता के परिवार का नाम पूरे गांव में सुनाई देने लगा। लोग उनके परिवार के एकजुटता और प्रेम को देखकर प्रेरित होने लगे और उनके जीवन को देखकर यह समझने लगे कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज एकजुटता, प्रेम और परिवार का सहयोग है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि परिवार में प्यार, सहयोग और एकजुटता से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं और एकजुट होकर काम करते हैं तो हमारी जिंदगी खुशहाल और संतुष्ट होती है।
कहानी का नाम गांव की आत्मा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। इस गांव का नाम था राजपुर। राजपुर गांव पहाड़ियों के बीच स्थित था और चारों ओर हरे भरे खेत, बाग बगीचे और शांत झीलें थीं। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार थे और हर किसी का दिल एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा था। वे मिलजुल कर काम करते थे और हर काम को प्रेम और सहयोग से करते थे। गांव में कोई भी गरीब नहीं था क्योंकि सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे। अगर किसी के पास काम नहीं होता तो बाकी लोग मिलकर उसकी मदद करते। इसी कारण ये गांव हमेशा खुशहाल और समृद्ध रहता था। लेकिन राजपुर गांव के बीचों बीच एक ऐसा पेड़ था जिसका नाम था वट वृक्ष। इस पेड़ की छांव में लोग बैठकर बातचीत करते, परंतु अब ये पेड़ एक रहस्य बन चुका था। कहा जाता था कि यह वटवृक्ष गांव की आत्मा है और उसकी शक्ति तभी जागृत होती है जब गांव के लोग एकजुट होते हैं। गांव में एक लड़का था जिसका नाम था अरुण। वह बहुत ही प्यारा और होशियार था, लेकिन उसे अपने गांव की परंपराओं में विश्वास नहीं था। वह हमेशा शहर की तरफ भागने की सोचता था क्योंकि वह समझता था कि शहर में बड़े बड़े अवसर हैं और यहाँ गांव में उसे किसी भी तरह का भविष्य नहीं मिलेगा। अरुण के माता पिता गांव के अच्छे किसान थे और उनका मानना था कि वह और उसकी बहन सोनल दोनों को गांव में ही रहकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। लेकिन अरुण का दिल हमेशा शहर की ओर ही भागता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह शहर जाएगा और वहां की जिंदगी को खुद देखेगा। अरुण ने अपने माता पिता से कहा, मुझे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। गांव में जो भी करना है वह बहुत सीमित है। मैं शहर में जाऊंगा जहां मुझे बेहतर मौके मिलेंगे। अरुण की यह बात सुनकर उसका पिता बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी मां ने कहा, तुम अगर शहर जाना चाहते हो तो जरूर जाओ, लेकिन याद रखना जो तुम यहाँ छोड़कर जा रहे हो वह कहीं और नहीं मिलेगा। हमारा गांव हमारी आत्मा है और उसकी ताकत में ही हमारी सच्ची संपत्ति है। अरुण ने अपनी मां की बातों को नज़रअंदाज किया और अगले दिन शहर जाने की योजना बना ली। अरुण शहर गया और वहां उसकी जिंदगी की शुरुआत हुई। शहर में बहुत सारे लोग थे, तेज रफ्तार वाली गाड़ियां थीं और हर चीज बहुत बड़ी और चमकदार थी। शुरुआत में अरुण को बहुत मजा आया। उसे लगा जैसे उसने सही निर्णय लिया है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ अरुण को महसूस हुआ कि यहाँ लोग आपस में बहुत कम मिलते हैं। शहर के लोग हमेशा व्यस्त रहते थे, कोई भी किसी की मदद नहीं करता था। वह अकेला महसूस करने लगा। एक दिन अरुण को एक अनजान रास्ते पर जाना पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई। वह महिला बहुत शांत थी और उसकी आंखों में गहरी समझ थी। उसने अरुण से पूछा, तुम कहाँ से आए हो बेटे? अरुण ने उत्तर दिया, मैं गांव से आया हूँ। महिला ने कहा, गांव का जीवन बहुत सरल और सच्चा होता है, लेकिन जो लोग उसे छोड़कर शहर जाते हैं वे कभी उस शांति और संतुलन को नहीं पा सकते जो गांव में होता है। अरुण ने उस महिला की बातों को बहुत ध्यान से सुना, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि उसे अभी शहर में ही रहना चाहिए। महिला ने अरुण को एक वट वृक्ष की कहानी सुनाई और कहा, वह वृक्ष जो गांव में है उसकी शक्ति तुम्हें कभी महसूस नहीं होगी जब तक तुम उसे छोड़कर नहीं आओगे। दिन ब दिन अरुण को महसूस होने लगा कि शहर की चमक दमक और व्यस्त जीवन से वह संतुष्ट नहीं है। उसे अपने गांव की याद आने लगी। वह महसूस करने लगा कि वहां के लोग, गांव का शांति और एकजुटता उसे कहीं नहीं मिल रही थी। एक दिन अरुण ने निर्णय लिया कि वह शहर से वापस गांव लौटेगा। उसे अब समझ में आ गया था कि गांव की आत्मा और उसकी शक्ति वह सब कुछ है जो एक व्यक्ति को जीवन में चाहिए। वह घर लौटने के लिए बस पकड़ने स्टेशन गया। रास्ते में उसकी मुलाकात वही बुजुर्ग महिला से हुई। उसने महिला से कहा, मैं समझ गया हूँ, अब मुझे अपने गांव लौटना है। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही निर्णय लिया। याद रखना, घर वही है जहां दिल लगता है। अरुण जब गांव वापस पहुंचा तो उसे लगा जैसे उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण पाया हो। गांव में लोगों का जीवन अब भी वैसा ही था, मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे की मदद करना और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान। अरुण सीधे वट वृक्ष के पास गया। वहां एक अजीब सी शांति थी, जैसे वृक्ष उसे पुकार रहा हो। उसने महसूस किया कि गांव की आत्मा तभी मजबूत होती है
जब गांव के लोग एकजुट रहते हैं। वह समझ गया कि गांव की शक्ति, उसकी आत्मा उसी एकता और प्रेम में है जो यहाँ के लोग अपने दिल से महसूस करते हैं। अरुण ने वहां खड़े होकर प्रण लिया कि वह अब अपने गांव में ही रहेगा और गांव के विकास में योगदान देगा। वह जान गया था कि जहां एकजुटता और प्रेम होता है, वहां असली ताकत होती है। अरुण अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने समझ लिया था कि गांव की सच्ची संपत्ति उसकी एकजुटता, शांति और यहाँ के लोगों का सहयोग है। वह जानता था कि अगर वह गांव के साथ खड़ा रहेगा तो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। राजपुर गांव अब फिर से अपनी आत्मा से जुड़ चुका था और उसका हर सदस्य एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गांव की आत्मा उसकी एकता, शांति और मिलजुल कर काम करने की भावना में है। जब हम अपने घर और समुदाय को एकजुट रखते हैं, तब हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। विश्वास का चमत्कारी वृक्ष। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था विवेक। विवेक का परिवार बहुत साधारण था। वे खेती बाड़ी करते थे और जीवन की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। विवेक का एक सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन उसे हमेशा ये लगता था कि उसकी परिस्थितियां उसकी मंजिल तक पहुंचने में रुकावट डालेंगी। गांव में एक पुराना मंदिर था और उस मंदिर में एक बहुत बड़ा, विशाल पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि इस पेड़ के नीचे बैठने से व्यक्ति का मन शांत होता है और यदि दिल से कोई इच्छा मांगी जाए तो वह पूरी होती है। लेकिन विवेक का विश्वास इस तरह की बातों पर नहीं था। उसे लगता था कि यह सब केवल अफवाहें हैं। एक दिन विवेक के पिता बहुत बीमार हो गए। गांव के डॉक्टर ने कहा कि उनका इलाज बहुत महंगा होगा और वे उस इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। विवेक बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। एक दिन उसके गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे सलाह दी, तुम्हें उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाना चाहिए और अपनी इच्छा मांगनी चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में सच्चा विश्वास है तो पेड़ तुम्हारी मदद करेगा। विवेक को इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन वह ये सोचकर वहां गया कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। विवेक जब पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे बहुत लोग बैठे थे। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग चुपचाप ध्यान में बैठे थे और कुछ लोग अपनी इच्छाएं मांग रहे थे। विवेक ने सोचा, ये सब समय की बर्बादी है, लेकिन फिर भी उसने चुपचाप आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा, हे भगवान, अगर सच में इस पेड़ में शक्ति है तो कृपया मेरे पिता को ठीक कर दो। मैं वचन देता हूं कि अगर वे ठीक हो जाएं तो मैं अपना जीवन आपके विश्वास पर समर्पित कर दूंगा। विवेक का दिल पूरी तरह से विश्वास से भरा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसने तय किया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। वह वहां बैठा रहा, सोचते हुए कि क्या उसका विश्वास सही होगा। कुछ दिनों बाद विवेक के पिता की तबीयत में अचानक सुधार आने लगा। इलाज के खर्चे का इंतजाम करने के बाद विवेक ने महसूस किया कि उसका विश्वास धीरे धीरे सही हो रहा था। डॉक्टर ने भी कहा कि अब उनकी हालत बेहतर हो गई है। विवेक को ये समझ में आया कि उसकी प्रार्थना ने ही कुछ चमत्कार किया था। लेकिन विवेक का दिल अभी भी यह नहीं मान रहा था। वह सोच रहा था कि शायद ये केवल संयोग था। वह फिर से पीपल के पेड़ के पास गया और वहां अपने मन की उलझन को दूर करने के लिए बैठा। तभी वह बुजुर्ग व्यक्ति फिर से वहां आया। उसने विवेक से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारे पिता की तबीयत कैसी है? विवेक ने जवाब दिया, आपकी सलाह के अनुसार मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि यह सच है। क्या सच में इस पेड़ में कोई चमत्कारी शक्ति है? बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, बच्चे, विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हो। अगर तुम अपने दिल से विश्वास करते हो तो तुम जान पाओगे कि शक्ति हमेशा तुम्हारे अंदर थी। विवेक की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि असली शक्ति भगवान या किसी पेड़ में नहीं, बल्कि अपने अंदर विश्वास रखने में है। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी आपदा आ गई। एक भयंकर तूफान ने गांव के सारे खेतों को तबाह कर दिया। हर किसी के चेहरे पर चिंता और दुख था। विवेक के परिवार का खेत भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया।
विवेक और उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वे अब अपनी जिंदगी कैसे चलाएंगे। विवेक का मन फिर से निराशा से भर गया। वह फिर से पीपल के पेड़ के नीचे गया और अपनी मुश्किलें भगवान से साझा की। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, सब कुछ खत्म हो चुका है, हमारा खेत बर्बाद हो गया है और हम अब क्या करेंगे? कृपया हमें मदद करो। लेकिन इस बार विवेक ने अपने दिल से भगवान से नहीं बल्कि खुद से विश्वास किया। उसने सोचा, अगर भगवान ने मेरी मदद की थी तो क्या वह अब मदद नहीं करेंगे? लेकिन साथ ही उसने ये भी महसूस किया कि उसे खुद को इस मुश्किल समय से बाहर निकालने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। विवेक ने ठान लिया कि वह अकेले ही अपने खेतों को फिर से हरा भरा करेगा। उसने गांव के दूसरे किसानों से मदद मांगी और एकजुट होकर काम करना शुरू किया। उन सभी ने मिलकर अपने खेतों की माली हालत सुधारी। विवेक ने सीखा कि मेहनत और विश्वास दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ महीनों बाद विवेक के खेत फिर से हरियाली से भर गए। उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे सफलता दिलाई। उसके माता पिता भी खुश थे और गांव के लोग भी आश्चर्यचकित थे कि कैसे विवेक ने इस कठिन समय में खुद को और अपने परिवार को बचाया। एक दिन विवेक फिर से पीपल के पेड़ के नीचे गया और उसने भगवान का धन्यवाद किया। वह जानता था कि यह केवल भगवान की शक्ति नहीं थी बल्कि उसके खुद के विश्वास और मेहनत का परिणाम था। उसने महसूस किया कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। विवेक अब जानता था कि विश्वास केवल उम्मीद और प्रार्थना तक सीमित नहीं है बल्कि वह एक शक्ति है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विश्वास से अधिक बड़ी कोई ताकत नहीं है, ये खुद में विश्वास और कर्म करने की शक्ति से जुड़ी है। विवेक ने गांव में सबको ये सिखाया कि विश्वास हमेशा सबसे बड़ी शक्ति है और अगर हम अपने दिल से कुछ चाहते हैं तो हमें कठिन मेहनत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि विश्वास की शक्ति अनमोल होती है। जब हम अपने अंदर विश्वास रखते हैं और पूरी मेहनत से कार्य करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। विश्वास हमें हमारे सपनों की ओर ले जाता है और कठिन समय में हमें प्रेरित करता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था तारांकन, रोहन तारांकन। रोहन बहुत ही साधारण लड़का था लेकिन उसके अंदर कुछ खास करने की चाहत थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि वह बड़े पैमाने पर कुछ खास करेगा, लेकिन कभी यह समझ नहीं पाता था कि सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए। रोहन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता तारांकन शिवराम तारांकन एक छोटे से खेतिहर किसान थे और मां तारांकन गीता तारांकन घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। रोहन का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और अपने परिवार की स्थिति बदल सके, लेकिन उसके पास साधन बहुत कम थे। गांव के सारे लोग कामकाजी और संघर्षशील थे लेकिन कोई भी बड़ा आदमी नहीं बना था। सबके जीवन में एक ही तरह की दिनचर्या थी, लेकिन रोहन का मन कुछ अलग था। वह ये जानना चाहता था कि असली सफलता क्या होती है और कैसे उसे प्राप्त किया जा सकता है। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध व्यापारी आया जिसका नाम था रामनिवास। वह व्यक्ति गांव के लोगों से मिलने आया था और रोहन ने जीवन के पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। गांव में उसकी बड़ी इज्जत थी वहां और लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। स्कूल की इमारत और शिक्षक सभी साधारण थे, लेकिन रोहन ने इसका कोई बहाना नहीं बनाया। कैसे पाए? आपके पास सुबह जल्दी उठता और खेतों में काम करने के बाद संघर्ष करते हैं। उसे समझ में आ गया था कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, रामनिवास मुस्कुराए और मेहनत भी जरूरी है। रोहन एक दिन रोहन ने अपने पिता से कहा था, पापा जब मैं तुम्हारी उम्र का था कि मैं अच्छी शिक्षा ले जैसे ही एक अच्छा इंसान बन सकूं, लेकिन सफलता शिवराम ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, मिलती है जब तुम अपने सपने को सच्चे दिल से अपनाते हो, हमारे हाल में उस पर पैसे नहीं रहते तुम्हें शहर भेज सके। रोहन की आंखों में चमक आ गई। तुम सच में कुछ करना चाहते हो कि वह कुछ तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन वह जानता था कि रोहन ने अपने पिता की बातों को दिल से सुना और ठान लिया कि वह किसी भी हालत में शहर जाएगा। उसने गांव के कुछ पुराने किताबों के स्टोर से किताबें खरीदी और खुद से पढ़ाई शुरू कर दी। वह रोज देर रात तक पढ़ता, कभी थकता नहीं था। कुछ समय बाद रोहन ने शहर जाने का साहस जुटाया। वह अपने पिता की सहमति से शहर के एक छोटे से कॉलेज में दाखिला लेने के लिए निकल पड़ा।
शहर में पहुंचने के बाद उसे एहसास हुआ कि यहाँ भी स्थिति आसान नहीं थी। कॉलेज में दाखिला लेना, नई जगह पर ढालना और यहाँ की भाषा और संस्कृति से सामंजस्य बिठाना सभी मुश्किल थे। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। वह खुद से बार बार कहता था, अगर मुझे सफलता चाहिए तो मुझे इन समस्याओं से जूझना होगा। वह दिन रात पढ़ाई में व्यस्त रहता, कभी भी कोई समझौता नहीं करता था। शुरुआत में कठिनाई आई, लेकिन उसने धीरे धीरे खुद को शहर के माहौल में ढाला और मेहनत का परिणाम दिखने लगा। 1 साल बाद रोहन ने कॉलेज में अच्छे अंक प्राप्त किए और उसने एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में भाग लिया। ये प्रतियोगिता शहर भर में हो रही थी, जिसमें बहुत से होशियार छात्र भाग ले रहे थे। रोहन ने अपने जुनून, आत्मविश्वास और परिश्रम से प्रतियोगिता जीती। यह उसकी पहली बड़ी सफलता थी। उसकी सफलता ने सभी को हैरान कर दिया, लेकिन रोहन जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने सोचा, ये सफलता तब तक नहीं है जब तक मैं अपने गांव लौटकर अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा नहीं करता। रोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल की। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह शहर में एक अच्छा पद पा चुका था और उसने सोचा कि अब समय है अपने परिवार और गांव की मदद करने का। उसने अपने परिवार को गांव में एक नया घर दिलवाया और गांव में कुछ स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए भी काम शुरू किया। रोहन के इस कदम से गांव में एक नई रोशनी आई। गांव के लोग अब समझ गए थे कि सफलता सिर्फ भाग्य से नहीं, बल्कि मेहनत, विश्वास और अपने सपने को सही दिशा में पूरा करने से मिलती है। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने रोहन से पूछा, तुमने इतनी सफलता कैसे पाई और क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा संदेश है जिसे तुम हमें देना चाहते हो? रोहन मुस्कुराया और बोला, मैंने केवल एक चीज सीखी है, तारांकन, विश्वास और कठिन मेहनत। तारांकन, अगर तुम्हारे पास कुछ करने की सच्ची इच्छा है तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन अगर आप पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं तो एक दिन वह सफलता जरूर मिलती है। उस दिन के बाद रोहन का नाम गांव में ही नहीं, शहर में भी गूंजने लगा। उसने जो किया वह केवल उसकी सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि उस संघर्ष की कहानी थी जिसने उसे अपने सपनों को साकार करने का हौसला दिया। रोहन अब एक सफल व्यक्ति था, लेकिन वह कभी नहीं भूला कि उसकी असली सफलता उसके संघर्ष, परिश्रम और उस छोटे से गांव से आई थी जहां से उसने अपना सपना शुरू किया था। वह जानता था कि सफलता केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और विश्वास से मिलती है। गांव में उसकी वापसी के बाद रोहन ने गांव के बच्चों को प्रेरित किया और उन्हें बताया कि जीवन में अगर सच्चे मन से काम किया जाए तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। उसका यह विश्वास था कि किसी भी कठिनाई का सामना करने की ताकत इंसान के अंदर होती है और अगर वह अपने विश्वास को मजबूत रखता है तो कोई भी काम असंभव नहीं है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सफलता सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी आंतरिक ताकत, मेहनत और विश्वास पर आधारित होती है। संघर्षों का सामना करते हुए अगर हम अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाते रहें तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कहानी का नाम, प्रयत्नशील बनने की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम तारांकन, अजय तारांकन था। अजय एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसमें एक विशेष गुण था, वह कभी हार नहीं मानता था। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि अगर जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना करना हो तो हार मानने से अच्छा है कि लगातार कोशिश की जाए। अजय का सपना था कि वह अपने गांव को एक नया रूप दे सके और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। लेकिन गांव में इतने सारे संघर्षों का सामना करते हुए ये सपना उसे कभी पूरा होते हुए नजर नहीं आता था। फिर भी अजय ने हमेशा कोशिश करना जारी रखा, क्योंकि उसे विश्वास था कि प्रयत्नशील रहना ही असली सफलता की कुंजी है। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। कई महीनों से बारिश नहीं हो रही थी और सभी के कुएं और तालाब सूख गए थे। गांव के लोग बहुत परेशान थे। उनके पास पानी का कोई स्रोत नहीं था और वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। गांव के बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाने का निर्णय लिया। सभी लोग गांव के चौक पर इकट्ठा हुए। बैठक में बड़ी चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया।
सब ने अपने अपने विचार दिए, लेकिन कोई भी उपाय कारगर नहीं था। तभी अजय खड़ा हुआ और उसने सबको कहा, अगर हम मिलकर कोशिश करें तो पानी का स्रोत कहीं न कहीं मिल सकता है। हम सभी को जुटकर मेहनत करनी होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम प्रयत्नशील बने रहें तो हम इस समस्या का हल जरूर निकाल सकते हैं। गांव के लोग चौंक गए। अजय की बातों में कुछ खास था, लेकिन वे ये सोचने लगे कि क्या एक छोटे से लड़के के पास कोई उपाय हो सकता है। तभी अजय खड़ा हुआ और उसने सबको कहा, अगर हम मिलकर कोशिश करें तो पानी का स्रोत कहीं न कहीं मिल सकता है। हम सभी को जुटकर मेहनत करनी होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम प्रयत्नशील बने रहें तो हम इस समस्या का हल जरूर निकाल सकते हैं। गांव के लोग चौंक गए। अजय की बातों में कुछ खास था, लेकिन वे ये सोचने लगे कि क्या एक छोटे से लड़के के पास कोई उपाय हो सकता है। अजय ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने सोचा, अगर हर कोई कोशिश करने से पीछे हट जाएगा तो कोई हल नहीं निकलेगा। हमें जो भी छोटे छोटे प्रयास करने हैं उन्हें करना ही होगा। अजय ने पहले गांव के लोगों से कहा, हम सभी मिलकर एक बड़ा कुआं खोद सकते हैं। ये काम कठिन है, लेकिन हम सब साथ मिलकर इसे कर सकते हैं। कुछ लोग तो अजय के विचार से सहमत हो गए, लेकिन अधिकांश लोग इसे समय की बर्बादी मानकर उसे नकारने लगे। उन्होंने कहा, कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पानी की कमी है और ऐसा काम बिना बारिश के कैसे होगा। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उसने गांव के कुछ बच्चों को साथ लिया और कुआं खोदने का काम शुरू किया। वे सुबह सुबह खेतों से पानी लाते, फिर उसे कुएं के आसपास डालते और फिर खुदाई करते। ये बहुत कठिन काम था, लेकिन अजय ने कभी थकने या रुकने का नाम नहीं लिया। अजय और उसके दोस्तों ने दिन रात मेहनत की, लेकिन कभी कोई परिणाम नहीं मिला। कई महीनों तक कुएं में पानी नहीं आया और लोग अजय से उम्मीद छोड़ने लगे। लेकिन अजय ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह जानता था कि जब तक प्रयास किया जाता रहेगा तब तक कोई रास्ता निकलेगा। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे आकर कहा, अजय, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन अब हमें ये समझ में आ गया है कि यह कुआं नहीं मिलेगा। तुम अपनी मेहनत और समय व्यर्थ कर रहे हो। हमें अब कुछ और करना होगा। लेकिन अजय ने उनसे कहा, आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन अगर हम कोशिश करना छोड़ देंगे तो हम कभी सफलता को नहीं पा सकते। हम अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं होने देंगे। हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। अजय ने ठान लिया कि वह अपने प्रयासों को और भी मजबूत करेगा। वह खुद एक एक दिन और सप्ताह संघर्ष करता गया, और एक दिन, महीनों की मेहनत के बाद, जब वह कुआं खोद रहा था तो उसे जमीन के नीचे एक हल्का सा पानी महसूस हुआ। अजय की आंखें चमक उठीं। उसने समझ लिया कि सफलता अब बहुत करीब है। अजय ने अपने साथियों को बुलाया और वे सभी मिलकर और मेहनत करने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि कुएं से धीरे धीरे पानी बाहर आ रहा था। गांव के लोग चकित थे। उन्होंने देखा कि अजय और उसके दोस्तों की मेहनत रंग लाई थी। गांव में अब पानी का संकट समाप्त हो गया था। लोग अजय की तारीफ करने लगे। अजय ने साबित कर दिया कि अगर मेहनत और प्रयास निरंतर किया जाए तो किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है। गांव के बुजुर्ग भी अब अजय के प्रयासों को देखकर गर्व महसूस करने लगे। उन्होंने अजय से कहा, तुमने हमें ये सिखाया कि सफलता का कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अजय की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना असंभव नहीं है, बशर्ते आप निरंतर मेहनत और प्रयत्न करते रहें। अजय ने ये साबित कर दिया कि जब तक हम हार नहीं मानते और पूरी ईमानदारी से प्रयास करते रहते हैं, तब तक सफलता हमारे पास आती है। जीवन की कठिनाइयाँ कभी भी बड़ी नहीं होती, अगर हमारी मेहनत और विश्वास मजबूत हो। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम प्रयत्नशील रहते हैं और अपने लक्ष्य की ओर लगातार कदम बढ़ाते रहते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसमें एक खास गुण था, वह हमेशा दूसरों की मदद करता था, चाहे उसकी अपनी स्थिति कैसी भी हो। रामू का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा यह मानता था कि उदारता से ही असली खुशी मिलती है। रामू के परिवार के पास बहुत कम जमीन थी और वे मेहनत मशक्कत से ही अपनी जिंदगी चलाते थे।
लेकिन रामू के पास कभी भी किसी से कुछ मांगने का मन नहीं होता था और न ही वह कभी किसी से कुछ लेने की इच्छा करता था। वह हमेशा यही चाहता था कि अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो वह उसकी मदद करे, चाहे वह खुद भी कड़ी मेहनत में व्यस्त क्यों न हो। रामू के माता पिता भी उसे हमेशा यही सिखाते थे कि किसी भी अच्छे काम का फल जरूर मिलता है, लेकिन वह फल हमेशा समय से मिलता है। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया। वह एक बुजुर्ग साधु था जो काफी थका हुआ और भूखा था। उसने गांव के एक घर के सामने खड़े होकर खाने के लिए किसी से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। गांव के लोग उसे देखकर अपनी आंखें मूंद लेते और बिना ध्यान दिए अपने काम में व्यस्त हो जाते। रामू इस दृश्य को देख रहा था। वह सोचने लगा, ये व्यक्ति भूखा और थका हुआ है, अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा। फिर उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी से बाहर आकर उस बुजुर्ग साधु से कहा, महाराज आप यहाँ बैठिए, मैं आपको कुछ खाने के लिए देता हूँ। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे भोजन देने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है खाने को। रामू ने जवाब दिया, मेरे पास एक रोटियां हैं, लेकिन मैं इन्हें आपके साथ बांटने को तैयार हूँ। साधु ने फिर से मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे खाना दो। मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हारी मदद का फल तुम्हें कभी न कभी जरूर मिलेगा। रामू ने बिना किसी संकोच के अपनी रोटियां साधु को दे दी और वह उसे खाना खाता हुआ देखता रहा। साधु ने भोजन किया, धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी उदारता का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। याद रखना, उदारता हमेशा खुशी लाती है। रामू उस दिन खुश था क्योंकि उसने किसी की मदद की थी और उसे यह महसूस हुआ कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही होती है। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के कुएं में पानी कम हो गया था और लोग काफी परेशान थे। बारिश का मौसम भी काफी दूर था और कुएं के सूखने से सभी को परेशानी हो रही थी। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई भी समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहा था। रामू भी इस समस्या से चिंतित था, लेकिन वह जानता था कि कोई न कोई रास्ता होगा। वह सोचने लगा कि अगर गांव के कुएं से पानी निकालने के लिए कोई तरीका ढूंढा जाए तो शायद वह लोगों की मदद कर सके, लेकिन उसे इसका कोई उपाय नहीं मिल रहा था। एक दिन रामू को याद आया कि वह पहले ही उदारता का फल पा चुका था। वह उसी बुजुर्ग साधु की बातों को याद करने लगा। उदारता का फल समय से मिलता है। रामू ने फैसला किया कि वह अब गांव में पानी की समस्या को हल करने के लिए कोई उपाय करेगा। उसने पहले गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और सभी से सहयोग देने के लिए कहा। रामू ने उन सभी को समझाया कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। रामू ने गांव के लोगों के साथ मिलकर कुएं की खुदाई शुरू कर दी। ये काम बहुत कठिन था क्योंकि कुआं गहरा था और काफी समय से उसमें पानी नहीं था, लेकिन रामू का दिल मजबूत था। उसने सबको उत्साहित किया और कहा, हम सब मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। गांव के लोग धीरे धीरे इस काम में जुट गए। कुछ लोग मिट्टी निकालने में मदद कर रहे थे, कुछ पानी लाने में और कुछ लोग कुएं के किनारे की सफाई कर रहे थे। वे सभी मेहनत कर रहे थे, लेकिन रामू उनके उत्साह को बनाए रखता था। उसने कभी भी किसी को यह महसूस नहीं होने दिया कि काम बहुत कठिन है। कई हफ्तों की मेहनत के बाद एक दिन अचानक से कुएं से पानी का बहाव शुरू हुआ। गांव के लोग चौंक गए और खुशी से झूम उठे। रामू की मेहनत और गांववासियों की एकजुटता ने उन्हें सफलता दिलाई थी। अब कुएं में भरपूर पानी था और सभी को राहत मिल गई थी। सभी लोग रामू को धन्यवाद देने लगे, लेकिन रामू ने सभी से कहा, ये सब हम सबकी मेहनत का परिणाम है। मैंने केवल पहले उस साधु की मदद की थी और उसके बाद भगवान ने हमें इस काम में सफलता दी। तभी उसी बुजुर्ग साधु का फिर से गांव में आगमन हुआ। वह रामू से मिलने आया और कहा, तुम्हारे उदारता का फल अब तुम्हें मिला है बेटा। याद रखो, तुमने जो मदद दी थी वह अब तुम्हारे गांव को एक नया जीवन दे गई है। रामू ने साधु को देखा और कहा, आपकी बातों ने मुझे प्रेरित किया था। अगर आपने मुझे यह नहीं बताया होता तो शायद मैं ये काम नहीं करता। साधु मुस्कुराए और बोले, उदारता कभी बेकार नहीं जाती।
जिस तरह से तुमने मेरी मदद की थी, उसी तरह अब तुम्हारी मदद से गांव में सबकी परेशानियां हल हुई हैं। यही जीवन का असली फल है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि उदारता हमेशा किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो हम न सिर्फ उनका भला करते हैं, बल्कि हमें भी जीवन में सफलता और खुशी मिलती है। उदारता से हम न केवल दूसरों का दिल जीतते हैं, बल्कि खुद भी मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। सच्ची उदारता में बिना किसी उम्मीद के मदद करना होता है, और उसी का फल हमेशा समय आने पर हमें मिलता है। मेले में नीलू ने बहुत मज़े किए। उसने खिलौना खरीदा और दोस्तों को जूस भी पिलाया। लेकिन जब वह घर लौटने वाला था, तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति मेले के पास सड़क के किनारे बैठा हुआ था। वह आदमी बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। नीलू ने देखा कि उसके पास कोई भी खाने के लिए नहीं था और उसकी आंखों में चिंता और थकान के निशान थे। नीलू ने अपनी जेब में देखी, वहां उसके पास सिर्फ कुछ पैसे बचे थे। उसने सोचा, मैंने खिलौना तो ले लिया, अब अगर यह पैसे इस आदमी को दे दूं तो वह भी खुश हो सकता है। नीलू बिना सोचे समझे उस बुजुर्ग के पास गया और कहा, दादाजी, ये पैसे आपको दे रहा हूं, आप इन्हें लेकर कुछ खा लीजिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुमसे मिलने की खुशी है। भगवान तुम्हारा भला करे। नीलू को यह महसूस हुआ कि इस छोटे से कार्य से उसे एक अंदर की खुशी मिल रही थी। उसे लगा जैसे उसने किसी का दिल छुआ हो। वह घर लौट आया, लेकिन उसकी आत्मा में एक शांति थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अगली सुबह नीलू के पिता ने उसे बुलाया और कहा, नीलू, तुमसे एक बात करनी है। तुम्हारे स्कूल में एक बड़ा आयोजन हो रहा है और तुमने जिन वस्त्रों को पहना है, वे पुराने हो चुके हैं। तुम्हें नए कपड़े चाहिए। नीलू चौंका और कहा, पापा, मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए। मेरे पास जो भी है वही मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिता ने कहा, लेकिन बेटा, तुमने मुझे कभी यह नहीं बताया कि तुम स्कूल में क्या काम कर रहे हो। तुम्हारे शिक्षक ने मुझे ये बताया है कि तुम अच्छे अंक ला रहे हो और गांव के बच्चों को भी पढ़ाने का काम कर रहे हो। नीलू को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसे समझ में आ गया कि उसके शिक्षक और उसके पिता की मदद के बिना ये सब संभव नहीं हो पाता। उसने सोचा, मैंने तो हमेशा अपने काम किए, लेकिन किसी न किसी ने मुझे प्रेरित किया। मुझे कभी उन लोगों का आभार नहीं व्यक्त किया। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के, नीलू की है। नीलू एक खुशमिजाज और मददगार लड़का था, लेकिन वह एक बात से अनजान था, उसकी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा था, उसके पीछे कितनी सारी छोटी छोटी मददों का हाथ था। उसे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि आभार का महत्व क्या है और कैसे हमें हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमारे जीवन में कोई न कोई योगदान दिया है। नीलू का परिवार एक गरीब परिवार था, लेकिन वे सच्चे दिल से खुश रहते थे। नीलू के माता पिता हमेशा उसे यह सिखाते थे कि अगर जीवन में खुश रहना है तो हमें दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करना आना चाहिए। लेकिन नीलू के लिए ये सब बातें केवल शब्दों तक सीमित थीं। गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। हर साल की तरह इस बार भी गांव में उत्सव और हर्षोल्लास था। गांव के लोग सभी तैयारियां कर रहे थे, बाजार सज रहे थे, खेलों का आयोजन हो रहा था और खाने पीने की भी भरमार थी। नीलू के मन में भी कुछ खास करने की इच्छा थी, ताकि वह भी इस मेले में भाग ले सके और खुश हो सके। नीलू के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह चाहता था कि वह इस मेले में हिस्सा ले और कुछ अच्छा करे। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मुझे मेले में जाने के लिए पैसे मिल सकते हैं? उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बेटा, पर तुम क्या चाहोगे मेले में? नीलू ने कहा, माँ, मैं एक खिलौना खरीदना चाहता हूँ और कुछ दोस्तों को भी जूस पिलाना चाहता हूँ। उसकी माँ ने उसे कुछ पैसे दिए और नीलू खुशी खुशी मेले में पहुँच गया। नीलू ने तय किया कि वह अब अपने जीवन में सबका धन्यवाद करेगा जिन्होंने उसकी मदद की थी। पहले उसने अपने शिक्षक से मिलकर कहा, गुरुजी, आपने मुझे हमेशा अच्छा बनने के लिए प्रेरित किया। मैं हमेशा आपके आभारी रहूंगा। फिर नीलू ने अपने माता पिता का धन्यवाद किया, जिन्होंने उसे सही मार्गदर्शन दिया था। माँ, पापा, आप दोनों ने मुझे हमेशा सच्चाई और मेहनत की राह दिखाई। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा।
नीलू ने अपने दोस्तों को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने हर मुश्किल में उसका साथ दिया। वह अब समझ गया था कि जीवन में सफलता सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि दूसरों के योगदान से मिलती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक और समस्या आई। गांव में एक बाढ़ आ गई थी और कई घरों को नुकसान हुआ। सभी लोग बहुत परेशान थे क्योंकि यह एक बड़ी आपदा थी। गांव के लोग एकजुट हो गए और हर किसी ने मदद करना शुरू किया, लेकिन बहुत से लोग इतने कमजोर थे कि वे ठीक से मदद नहीं कर पा रहे थे। नीलू ने सोचा, हम सभी को मिलकर एक काम करना होगा ताकि हम इस बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद कर सकें। वह अपने दोस्तों के साथ गांव के सभी लोगों के पास गया और उनसे मदद मांगी। सभी ने नीलू की बातों को सुना और अपना सहयोग दिया। गांव के सभी लोग मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए खाना, पानी और कपड़े जुटाने लगे। नीलू की मेहनत और आभार ने सभी को एकजुट किया। उन्होंने बाढ़ के बाद प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया और समय रहते सबकी मदद की। वह दिन था जब नीलू ने सीखा कि आभार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में भी होना चाहिए। आभार केवल दूसरों से कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सही मायने में सम्मान देने के लिए होना चाहिए। नीलू ने जीवन में पहली बार महसूस किया कि आभार और धन्यवाद से न केवल दूसरों को खुशी मिलती है, बल्कि खुद को भी एक नई ऊर्जा और शांति का एहसास होता है। उसने देखा कि सच्चे आभार का फल हमेशा बेहतर परिणाम देता है। जब हम किसी का आभार व्यक्त करते हैं, तो न केवल हम उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शांति और संतोष का अनुभव होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता और संतोष पाने के लिए हमें हमेशा अपने आभार को व्यक्त करना चाहिए। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी अच्छा होता है, उसके पीछे किसी न किसी का योगदान होता है। और आभार व्यक्त करने से हम अपनी आत्मा को शांति और संतोष की अनुभूति देते हैं। कहानी का नाम, धन्यवाद का महत्व। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के राजू की है। राजू एक साधारण लड़का था जो अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता था, लेकिन एक बात थी जो उसे कभी समझ में नहीं आई। वह ये था कि क्यों लोग धन्यवाद कहने को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। उसकी नज़र में यह एक साधारण शब्द था जो किसी भी छोटे काम को लेकर कहा जाता था। वह इसे केवल एक आदत मानता था, लेकिन एक दिन उसे इस शब्द के वास्तविक महत्व का एहसास हुआ। राजू एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन वे सभी मिलकर अपनी जिंदगी अच्छे से जीते थे। राजू के पिता गांव के खेतों में काम करते थे और मां घर का काम करती थीं। राजू को हमेशा यही सिखाया गया था कि मेहनत करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे यह कभी नहीं समझ आया कि क्यों लोग दूसरों का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद का क्या काम है? वह सोचता था, मैं किसी से मदद लूं तो वह मुझे बिना कहे मदद करेगा। फिर धन्यवाद कहना क्यों जरूरी है? एक दिन राजू स्कूल जा रहा था और रास्ते में उसने देखा कि एक किसान ने अपनी बैलगाड़ी में भूसा भर रखा था। वह बैलगाड़ी से गिरने के बाद धीरे धीरे वापस खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। राजू ने देखा कि उस किसान को एक बूढ़ी औरत मदद कर रही थी, जो किसी कारण से बहुत कमजोर लग रही थी। राजू ने देखा कि किसान और बूढ़ी औरत एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन किसान ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर धन्यवाद का संकेत दिया। राजू ने ये सब देखा, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। वह स्कूल में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा, लेकिन उस दिन के बाद वह बार बार यही सोचता रहा कि क्या धन्यवाद का इतना बड़ा महत्व है? क्या ये सिर्फ एक शब्द है या इसमें कोई गहरी बात है? एक दिन शाम को राजू अपने पिता के साथ खेत में काम करने गया। वह काफी थका हुआ था, लेकिन काम खत्म होने के बाद भी कुछ ज्यादा करना था। राजू ने सोचा, अगर मैं अपनी माँ की मदद करूं तो वह खुश होंगी। तो उसने खेत में काम करने के बाद घर जाने के बजाय एक कप पानी मांगा और सोने की तैयारी कर ली। तभी उसकी माँ आई और उसने कहा, राजू, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। क्या तुमने कुछ खाया? राजू ने सिर हिलाया और कहा, नहीं माँ, आज का काम काफी था। मुझे अभी कोई भूख नहीं है। लेकिन उसकी माँ ने उस समय कहा, ठीक है बेटा, तुम आराम करो। राजू को ये सुनकर अजीब सा लगा, लेकिन वह आराम करने चला गया। अगले दिन जब उसने उठकर देखा
तो उसकी माँ ने उसके लिए उसके पसंदीदा पराठे और चाय बनाई थी। राजू ने सोचा, माँ ने फिर मेरे लिए इतनी मेहनत की और मैंने कभी उन्हें धन्यवाद नहीं दिया। अगले दिन राजू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे खेद है कि मैंने कल तुम्हारे द्वारा की गई मेहनत का धन्यवाद नहीं किया। मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बेटा, कोई बात नहीं, तुमने जो कहा वही हमारे दिल को छू गया। राजू को एहसास हुआ कि धन्यवाद सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक भावना है। यह उस व्यक्ति को सम्मान देने का तरीका है जिसने हमारे लिए कुछ किया हो। अब राजू समझ चुका था कि जीवन में किसी भी मदद के लिए आभार व्यक्त करना कितना जरूरी है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ। वहां कई प्रकार के व्यापारियों ने अपने सामान लगाए थे। राजू अपने दोस्तों के साथ मेले में गया। वहां उसने एक व्यापारी को देखा जो काफी परेशान था क्योंकि उसके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। राजू ने उसकी दुकान के पास जाकर उससे पूछा, आप परेशान क्यों हो? व्यापारी ने कहा, मेरे पास कोई ग्राहक नहीं है और मुझे लगता है कि आज मैं कुछ नहीं बेच पाऊंगा। राजू ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि आपके पास अच्छा सामान नहीं है? आपके सामान की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, बस आपको थोड़ा और प्रयास करने की जरूरत है। व्यापारी ने राजू का धन्यवाद किया, धन्यवाद बेटा, तुमने मुझे उम्मीद दी। राजू ने महसूस किया कि यह धन्यवाद एक प्रकार का समर्थन था जो उस व्यापारी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। अब वह समझ चुका था कि आभार और धन्यवाद सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि यह किसी की आत्मा को प्रेरित करने वाली शक्ति होते हैं। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा जलसा हुआ। इसमें सभी गांव वाले अपनी अपनी मेहनत और योगदान को दर्शाने के लिए एकत्र हुए थे। जब जलसा खत्म हुआ तो गांव के मुखिया ने सबको धन्यवाद दिया और कहा, आप सभी की मदद से आज हमारे गांव ने इतना प्रगति किया है। राजू ने देखा कि यह केवल एक समारोह नहीं था, बल्कि सबका सम्मान और आभार व्यक्त करने का एक तरीका था। अब वह जानता था कि धन्यवाद कहने से केवल किसी को खुशी ही नहीं मिलती, बल्कि यह एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का कार्य करता है। राजू ने इस दिन यह फैसला किया कि वह अब हर किसी का धन्यवाद करेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। उसे अब समझ में आ गया था कि यह केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक संबंध है जो दिल से दिल तक पहुंचता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि धन्यवाद केवल एक आदत नहीं, बल्कि यह सम्मान और आभार का प्रतीक है। जब हम किसी का आभार व्यक्त करते हैं तो हम न केवल उसे सम्मानित करते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शांति और संतोष का अनुभव कराते हैं। धन्यवाद से हम किसी की मेहनत और प्रयास की सराहना करते हैं और यह संबंधों को मजबूत करता है। कहानी का नाम, रिश्तों का महत्व। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के तारांकन आदित्य तारांकन की है। आदित्य बहुत ही खुशमिजाज और जिंदा दिल लड़का था। वह अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था, लेकिन एक दिन उसे समझ में आया कि जीवन में सच्ची खुशियां रिश्तों से आती हैं और रिश्तों का महत्व क्या है। आदित्य के पिता गांव के शिक्षक थे और उसकी मां घर के कामकाज करती थी। आदित्य का मानना था कि रिश्तों की अहमियत सिर्फ परिवार तक ही सीमित होती है, लेकिन एक दिन उसे यह महसूस हुआ कि रिश्ते सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते, बल्कि दोस्तों और दूसरों से जुड़े रिश्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। आदित्य का एक बहुत अच्छा दोस्त था, रोहन। दोनों बचपन से साथ खेले थे और अच्छे दोस्त थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला था और आदित्य और रोहन ने तय किया कि वे दोनों मेले में एक साथ जाएंगे। मेले में बहुत सारी राइड्स, खेल और दुकानें थीं। दोनों ने बहुत मजे किए, लेकिन एक छोटी सी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। रोहन ने आदित्य से एक खेल में धोखा किया और आदित्य बहुत गुस्से में आ गया। आदित्य ने रोहन से कुछ नहीं कहा और चुपचाप मेले से घर वापस चला आया। वह बहुत नाराज था और उसे लगा कि अब उसे रोहन से बात नहीं करनी चाहिए। घर लौटकर आदित्य ने अपनी माँ से कहा, माँ, रोहन ने मुझे धोखा दिया। अब मुझे उससे बात नहीं करनी है। माँ ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और बोली, बेटा, क्या तुम जान पाओगे कि क्यों तुम उस रिश्ते को तोड़ने का सोच रहे हो? क्या तुम नहीं समझते कि यह गुस्सा उस रिश्ते के लिए नुकसानदेह है? आदित्य कुछ समझ नहीं पाया और उसने बस सिर हिलाकर कह दिया, माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
अगले कुछ दिन तक आदित्य रोहन से बात नहीं करता रहा। एक दिन उसकी माँ ने उसे बुलाया और कहा, आदित्य, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम जानते हो कि तुमने जो किया वह ठीक नहीं था। रिश्ते कभी गुस्से से नहीं बनते, बल्कि हमें समझ और माफ़ी की आवश्यकता होती है। आदित्य ने कहा, माँ, वह मुझसे धोखा कर चुका है। मैं अब उससे कभी बात नहीं करूँगा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, गुस्से में आकर कभी कोई अच्छा फैसला नहीं लिया जाता। रिश्तों में कोई भी गलती हो सकती है, लेकिन माफ़ी मांगना और दिल से समझाना रिश्ते को और मजबूत बनाता है। आदित्य थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर वह माँ से बोला, माँ, क्या आप मुझे एक कहानी सुनाएंगी? माँ ने प्यार से कहा, बिल्कुल बेटा, सुनाती हूँ। योजक चिन्ह। माँ ने आदित्य को एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का और एक लड़की रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते थे। लेकिन एक दिन लड़की ने गलती से लड़के का पसंदीदा खिलौना तोड़ दिया। लड़के ने गुस्से में आकर लड़की से बात करना बंद कर दिया। लड़की बहुत दुखी हुई, लेकिन वह जानती थी कि गलती उसकी थी। उसने लड़के से माफ़ी मांगी, लेकिन लड़का उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। लड़की ने हार मानने की बजाय उस लड़के के घर के बाहर एक पत्र छोड़ दिया। पत्र में उसने लिखा था, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुमसे एक बात कहने का मन करता है, रिश्ते टूटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनका फिर से जुड़ना। माँ ने कहा। लड़के ने ये पत्र पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि रिश्तों को सही करने से बड़ा कोई और काम नहीं है। वह लड़की से मिला, उसे माफ़ किया और दोनों ने फिर से दोस्ती कर ली। आदित्य ने ध्यान से यह कहानी सुनी और उसकी आंखों में आश्चर्य था। अब उसे समझ में आया कि रिश्तों में संघर्ष आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम उसे माफ़ी, समझ और प्यार से जोड़ते हैं, तो वह रिश्ता और मजबूत बनता है। आदित्य ने अपने गुस्से को छोड़ दिया और अगले ही दिन रोहन के घर गया। रोहन ने उसे देखा और पूछा, तुम कैसे आ गए? आदित्य ने कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे गुस्से में आकर तुम्हारा साथ छोड़ देना ठीक नहीं लगा। मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। हमें अपनी दोस्ती का सम्मान करना चाहिए था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और इस बार उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। आदित्य अब जान चुका था कि रिश्तों में संघर्ष आने पर अगर हम समय पर माफ़ी मांग लें और दिल से समझने की कोशिश करें, तो रिश्ते हमेशा मजबूत होते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों का असली महत्व तब समझ में आता है जब हम समझते हैं कि जीवन में कभी भी कठिनाई आ सकती है। रिश्ते चाहे परिवार के हों या दोस्ती के, उनका सच्चा आधार समझ, माफ़ी और प्रेम में है। गुस्से या नाराज़गी में रिश्तों को तोड़ने से कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलता, लेकिन जब हम अपने दिलों को जोड़ते हैं और एक दूसरे को माफ़ करते हैं, तब वही रिश्ते सबसे अधिक मजबूत बनते हैं। कहानी का नाम, खुश रहने की कला। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के, तारांकन विनीत तारांकन की है। विनीत बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था, लेकिन एक बात थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी, वह खुश नहीं रह पाता था। उसे हमेशा लगता था कि किसी न किसी चीज़ की कमी है जो उसकी खुशी में रुकावट डालती है। एक दिन उसे यह एहसास हुआ कि खुश रहना कोई बाहर की चीज़ नहीं, बल्कि एक आंतरिक भावना है। इस कहानी में विनीत की यात्रा है, जिसमें उसने ये सीखा कि खुशी कैसे भीतर से उत्पन्न होती है और कैसे हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। विनीत एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसके पास कुछ कमी है। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, महंगे खिलौने नहीं थे और न ही कोई बड़ा घर था। उसे लगता था कि अगर उसे ये सारी चीज़ें मिल जाएं, तो वह खुश हो जाएगा। विनीत हमेशा सोचता था, अगर मेरे पास अच्छे कपड़े, महंगे फ़ोन और बड़ा घर होता, तो मैं बहुत खुश होता। उसका यह मानना था कि बाहरी चीज़ों से खुशी मिलती है। उसकी माँ और पिता उसे हमेशा कहते रहते थे, बेटा, खुश रहने के लिए बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। खुशी तुम्हारे अंदर है। लेकिन विनीत को यह बातें समझ में नहीं आती थीं। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए।
वे बहुत ही शांत और खुश मिजाज थे। पूरे गांव में उनकी प्रसिद्धि थी कि वे हमेशा खुश रहते हैं और जीवन को सरलता से जीते हैं। गांव के लोग उन्हें अपने जीवन के अनुभवों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बुलाते थे। विनीत ने सोचा, अगर ये बाबा हमेशा खुश रहते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि खुशी क्या है और मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। विनीत बाबा के पास गया और उनसे पूछा, बाबा, आप हमेशा खुश रहते हैं, मुझे भी खुशी चाहिए। मुझे भी ये बताइए कि खुश रहने का राज क्या है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, खुशी एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे भीतर होती है। अगर तुम अपनी सोच को बदल सको तो तुम खुश रह सकते हो। खुशी बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे दिल से आती है। विनीत ने कहा, लेकिन बाबा, मेरे पास सब कुछ नहीं है, तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। बाबा ने कहा, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जिन चीज़ों की तुम्हें कमी लगती है वे चीज़ें तुम्हें हमेशा खुश नहीं कर सकती। खुशी का राज तुम्हारे दृष्टिकोण में है। तुम्हारे पास जो है उसी में संतुष्टि ढूंढो और खुश रहो। बाबा ने विनीत को एक प्रयोग करने को कहा। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं उनके लिए आभार व्यक्त करना शुरू करो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारे पास एक छोटी सी किताब है तो उस किताब के लिए आभार व्यक्त करो। तुम्हारे पास जो भी है उसी में खुशी तलाशो। विनीत ने बाबा की बात मानी और अगले दिन से उसने ये प्रयोग शुरू किया। वह अपनी किताब के लिए धन्यवाद कहता, अपनी माँ के द्वारा बनाए गए खाने के लिए आभार व्यक्त करता और अपने दोस्तों के साथ बिताए गए समय का मूल्यांकन करता। कुछ दिन बाद विनीत ने महसूस किया कि जैसे जैसे वह आभार व्यक्त करता गया, उसे अंदर से शांति और खुशी महसूस होने लगी। पहले जो बातें उसे दुख देती थीं, अब वह उन पर हंसी में बदलने लगीं। विनीत ने देखा कि खुशी वास्तव में उसके दिल में थी और उसे सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत थी। विनीत का जीवन अब पहले से काफी बदल चुका था। उसने देखा कि जो चीजें वह पहले चाहता था वे अब उसकी प्राथमिकता नहीं थीं। अब उसे लगता था कि खुशी छोटी छोटी बातों में है। वह सुबह उठकर सूरज की रोशनी में खिलती हुई फूलों को देखता और सोचता, ये कितना सुंदर दृश्य है, इसे देखकर मुझे खुशी मिल रही है। विनीत को समझ में आ गया था कि खुश रहने के लिए हमें बाहरी वस्तुओं की जरूरत नहीं है। खुशी तो हमारे दृष्टिकोण और आंतरिक शांति पर निर्भर करती है। उसने अब अपने जीवन को एक नई दिशा देना शुरू किया। विनीत का ये परिवर्तन केवल उसके जीवन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने अपने गांव के लोगों को भी इस बात का एहसास दिलाया। एक दिन उसने गांव में एक सभा आयोजित की और सभी से कहा, हम सभी को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, वह हमारे दिल और सोच में है। हम सभी को आभार व्यक्त करना चाहिए और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए। गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे पूरा गांव विनीत की बातों से प्रेरित हुआ और उन्होंने भी अपने जीवन में आभार और सकारात्मक सोच को अपनाना शुरू किया। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया जिसने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। लोग डर और चिंता से घिरे थे, लेकिन विनीत ने उन्हें शांत किया। उसने कहा, जो हुआ वह अब हमें बदलने का समय नहीं दे सकता। हमें जो बचा है उसी में खुशी ढूंढनी होगी। हम एकजुट होकर इस मुश्किल को पार कर सकते हैं। गांव के लोग विनीत की बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने मिलकर तूफान के बाद हुई तबाही को सुधारने का काम शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे का सहारा लिया और कठिन समय में भी खुश रहने की कोशिश की। समय के साथ गांव फिर से सामान्य हो गया और लोग खुश रहने का तरीका सीख गए। विनीत ने अब महसूस किया कि खुशी कभी भी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती। वह हर दिन छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढता था, जैसे अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना और सूरज की किरणों में चाय पीते हुए बैठना। विनीत ने ये सीखा कि खुश रहने के लिए हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। खुशी हमारी सोच में है, न कि बाहर की चीजों में। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक और आभारी बनाते हैं, तब हम हर पल में खुशी पा सकते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि खुशी कभी भी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती। हमें जो कुछ भी मिला है उसी में संतुष्टि और आभार महसूस करना चाहिए। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और हर छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढते हैं, तब हम जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं।
कहानी का नाम मेहनत का फल। तारांकन तारांकन। तारांकन प्रस्तावना। तारांकन तारांकन। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के तारांकन अरुण तारांकन की है। अरुण का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन उसे यह कभी समझ में नहीं आता था कि जो लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं वे किस मेहनत से उस मुकाम तक पहुंचते हैं। अरुण को यकीन था कि सफलता सिर्फ किस्मत पर निर्भर करती है, लेकिन एक दिन उसे यह एहसास हुआ कि मेहनत ही असली सफलता का रास्ता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अरुण ने अपनी मेहनत से जीवन में सफलता पाई और उसे मेहनत का असली फल कैसे मिला। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तारांकन कहानी की शुरुआत। तारांकन तारांकन। अरुण एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका परिवार गरीब था लेकिन वे संतुष्ट थे। अरुण का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन उसे ये लगता था कि उसकी किस्मत में कुछ खास नहीं है। वह अक्सर सोचता था, अगर मेरे पास अच्छा घर होता, अच्छा स्कूल होता और मेरे पास सारी सुख सुविधाएं होती तो मैं भी कुछ बड़ा कर सकता था। अरुण का एक दोस्त था, तारांकन राजेश तारांकन, जो गांव के ही स्कूल में पढ़ता था। राजेश का सपना भी बहुत बड़ा था, लेकिन उसके पास सभी सुविधाएं नहीं थीं। फिर भी राजेश मेहनत करता था और कभी भी अपनी कठिनाइयों से हार नहीं मानता था। एक दिन अरुण ने राजेश से कहा, राजेश, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी तुम इतना अच्छा कर रहे हो। मैं तो समझ ही नहीं पाता कि सफलता किसे मिलती है। राजेश मुस्कुराया और कहा, अरुण, सफलता किस्मत पर नहीं, मेहनत पर निर्भर करती है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अरुण को राजेश की बात समझ में नहीं आई। उसे लगता था कि मेहनत करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह हमेशा ये सोचता था कि किस्मत के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। मेले में एक प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें पुरस्कार देने के लिए कुछ रकम और एक बड़ा पदक था। प्रतियोगिता का नाम था गांव का सर्वश्रेष्ठ छात्र। अरुण ने भी ये प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। वह ये सोचकर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था कि शायद यह मौका उसे कुछ खास बना दे। कहानी का नाम मेहनत का फल। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के अरुण की है। अरुण का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन उसे यह कभी समझ में नहीं आता था कि जो लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं वे किस मेहनत से उस मुकाम तक पहुंचते हैं। अरुण को यकीन था कि सफलता सिर्फ किस्मत पर निर्भर करती है, लेकिन एक दिन उसे यह एहसास हुआ कि मेहनत ही असली सफलता का रास्ता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अरुण ने अपनी मेहनत से जीवन में सफलता पाई और उसे मेहनत का असली फल कैसे मिला। अरुण एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका परिवार गरीब था लेकिन वे संतुष्ट थे। अरुण का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन उसे ये लगता था कि उसकी किस्मत में कुछ खास नहीं है। वह अक्सर सोचता था, अगर मेरे पास अच्छा घर होता, अच्छा स्कूल होता और मेरे पास सारी सुख सुविधाएं होती तो मैं भी कुछ बड़ा कर सकता था। अरुण का एक दोस्त था, राजेश, जो गांव के ही स्कूल में पढ़ता था। राजेश का सपना भी बहुत बड़ा था, लेकिन उसके पास सभी सुविधाएं नहीं थीं। फिर भी राजेश मेहनत करता था और कभी भी अपनी कठिनाइयों से हार नहीं मानता था। एक दिन अरुण ने राजेश से कहा, राजेश, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी तुम इतना अच्छा कर रहे हो। मैं तो समझ ही नहीं पाता कि सफलता किसे मिलती है। राजेश मुस्कुराया और कहा, अरुण, सफलता किस्मत पर नहीं, मेहनत पर निर्भर करती है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अरुण को राजेश की बात समझ में नहीं आई। उसे लगता था कि मेहनत करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह हमेशा ये सोचता था कि किस्मत के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। मेले में एक प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें पुरस्कार देने के लिए कुछ रकम और एक बड़ा पदक था। प्रतियोगिता का नाम था गांव का सर्वश्रेष्ठ छात्र। अरुण ने भी ये प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। वह ये सोचकर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था कि शायद यह मौका उसे कुछ खास बना दे।
लेकिन उसे ये भी लगता था कि उसे यह प्रतियोगिता जीतने का कोई मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वह इतना अच्छा छात्र नहीं था। फिर भी उसने अपनी पढ़ाई शुरू की और मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि राजेश की तरह अगर वह मेहनत करेगा तो शायद उसे कुछ अच्छा परिणाम मिल सकता है। अरुण ने रोज घंटों पढ़ाई की, पुराने पाठ्यक्रम को दोहराया और मेले की प्रतियोगिता की तैयारी में पूरा ध्यान लगा दिया। वह जानता था कि अगर वह मेहनत करेगा तो वह कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन कभी कभी वह थक जाता था और सोचता था कि क्या वह सच में जीत पाएगा। राजेश ने देखा कि अरुण बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वह फिर भी परेशान था। एक दिन राजेश अरुण के पास आया और कहा, अरुण, तुम जो कर रहे हो वह बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखो, मेहनत का कोई भी काम बिना आत्मविश्वास के पूरा नहीं हो सकता। तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में होंगे। राजेश की बातें सुनकर अरुण को थोड़ा सा दिलासा मिला। उसने अब पूरा मन लगाकर पढ़ाई शुरू की और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए लगातार अभ्यास करता रहा। अंत में वह दिन आ ही गया जब गांव का सर्वश्रेष्ठ छात्र प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अरुण थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन उसने तय किया कि अब वह अपनी पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से प्रतियोगिता में भाग लेगा। प्रतियोगिता शुरू हुई और सभी बच्चों ने अपने ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन किया। अरुण ने भी पूरी ईमानदारी से अपने उत्तर दिए और किसी भी सवाल को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद सभी बच्चों को बैठाकर परिणामों की घोषणा की गई। गांव के मुखिया ने कहा, ये पुरस्कार उस बच्चे को दिया जाएगा जिसने मेहनत और संघर्ष के साथ इस प्रतियोगिता को पार किया। और इस बार ये पुरस्कार अरुण को दिया जाता है। अरुण हैरान था, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा था कि यह सब संभव नहीं है, लेकिन उसकी मेहनत ने उसे यह पुरस्कार दिलवाया था। वह राजेश को ढूंढते हुए भागा और कहा, राजेश, तुम सही थे। मेहनत और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। अरुण ने महसूस किया कि सफलता कोई चमत्कारी चीज नहीं है। सफलता वह है जो मेहनत, संघर्ष और विश्वास से आती है। अरुण ने यह भी समझा कि सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और पूरी निष्ठा से काम करना जरूरी है। उसकी सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। वह गांव के बच्चों को प्रेरित करने के लिए स्कूल में गया और उन्हें बताया कि किस तरह से मेहनत से उसने अपने सपने को पूरा किया। उसने कहा, अगर आप किसी चीज में विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपकी राह में रुकावट नहीं बन सकती। अरुण की सफलता ने न सिर्फ उसे बल्कि पूरे गांव को ये सिखाया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अरुण ने मेहनत और संघर्ष के महत्व को समझा और अपनी पूरी जिंदगी में इसे अपनाया। वह आगे चलकर एक बड़ा व्यक्ति बना और गांव का आदर्श बना। उसने हर किसी को ये सिखाया कि मेहनत और विश्वास से कोई भी सपना सच हो सकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सफलता किस्मत पर नहीं, बल्कि मेहनत और आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और मेहनत करने से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर ईमानदारी से मेहनत करें तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिलेगी। कहानी का नाम, जीवन का उद्देश्य। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के विक्रम की है, जो हमेशा ये सवाल करता था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। विक्रम एक बहुत ही विचारशील लड़का था, जो हमेशा सोचता रहता था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। वह अपने जीवन के हर पहलू पर सवाल करता था, क्या वह जो कर रहा है वही सही है? क्या उसे जो मिले वही उसका उद्देश्य है या कुछ और? इस कहानी में विक्रम की यात्रा है, जिसमें वह ये समझता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद को पहचानने और दूसरों के साथ अच्छा संबंध बनाने में है। विक्रम एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा अपने माता पिता के लिए खुश रहता था। लेकिन एक दिन वह बगीचे में बैठे बैठे सोचने लगा, क्या यही मेरा उद्देश्य है? क्या मुझे बस पढ़ाई करना, नौकरी प्राप्त करना और शादी करके बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए? या फिर मेरे जीवन का कोई और उद्देश्य है? विक्रम का मन कई सवालों से भरा हुआ था। वह अक्सर यह सोचता, क्या मैं अपने जीवन में किसी बड़े उद्देश्य को प्राप्त कर पा रहा हूँ?
क्या मेरा जीवन सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए है? उसने अपने पिता से पूछा, पापा, जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हम सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जीते हैं, या इसका कुछ और मतलब है? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन का उद्देश्य हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। यह उस व्यक्ति की सोच और उसकी मेहनत पर निर्भर करता है। अगर तुम सच में अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहते हो, तो तुम्हें अपने दिल की आवाज़ सुननी होगी। विक्रम ने ये सोचकर अपने पिता की बात मानी कि वह अपनी यात्रा शुरू करेगा और अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढेगा। वह गांव से बाहर चला गया और पास के जंगल में स्थित एक मठ में रहने लगे। मठ में एक साधु बाबा रहते थे, जो बहुत ही बुद्धिमान और शांतिपूर्ण थे। विक्रम ने सोचा कि बाबा से जीवन के उद्देश्य के बारे में पूछना चाहिए। विक्रम ने बाबा से पूछा, बाबा, जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हम सिर्फ अपनी कामकाजी जिंदगी और परिवार के लिए जीते हैं, या कुछ और है? बाबा मुस्कुराए और कहा, बेटा, जीवन का उद्देश्य तुम्हारे भीतर है। तुम्हें उसे ढूंढने के लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग होता है। तुम जितना दूसरों की उम्मीदों पर चलोगे, उतना ही तुम अपने उद्देश्य से दूर होते जाओगे। तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना होगा और यह जानना होगा कि तुम क्या करना चाहते हो। विक्रम ने बाबा की बातों पर ध्यान दिया और उसने ठान लिया कि वह अपनी यात्रा पर निकलकर यह खोजेगा कि उसका उद्देश्य क्या है। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती तुम्हारे भीतर की सोच को बदलना होगा। खुद को पहचानने का सबसे पहला कदम यही है। विक्रम ने फिर 1 महीना जंगल में बिताया, दिन रात साधना करते हुए, लेकिन फिर भी उसे जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आया। एक दिन वह गांव में वापस लौटा और अपने दोस्त अमन से मिला। अमन ने विक्रम की परेशानी समझी और कहा, विक्रम, तुम इतने दिनों से इस सवाल पर सोच रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो बिना किसी उद्देश्य के सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं? विक्रम ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा मतलब? अमन ने जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, पर तुमने देखा है कि हमारे गांव के बुजुर्ग दादी नानी, जो बिना किसी बड़े उद्देश्य के सिर्फ दूसरों की मदद करते रहते हैं, उनकी आंखों में कितनी शांति है। वे हर दिन दूसरों की मदद करके खुश रहते हैं। उनका उद्देश्य है दूसरों की सेवा करना। ये सुनकर विक्रम को एक नया दृष्टिकोण मिला। उसने महसूस किया कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ बड़ी उपलब्धियों को हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विक्रम ने फिर से गांव में कदम रखा और उसने सोचा कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद को पहचानने और अपनी खुशियों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशी लाने में भी है। वह एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगा और उनके साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे विक्रम ने महसूस किया कि बच्चों को पढ़ाकर उसे एक अद्भुत संतोष मिल रहा था। विक्रम ने देखा कि जैसे जैसे वह दूसरों की मदद करता गया, उसे अंदर से एक शांति और खुशी महसूस होने लगी। वह समझ गया कि उसका उद्देश्य सिर्फ खुद को खुश रखना नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद करके उनका जीवन सुधारना था। एक दिन विक्रम गांव के पास एक छोटे से खेत में काम करने वाले किसान नंदन से मिला। नंदन दिन रात मेहनत करता था, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता था। विक्रम ने नंदन से पूछा, आप इतने कठिन परिश्रम के बावजूद कभी थकते नहीं हो, न कोई शिकायत करते हो, तो आपका उद्देश्य क्या है? नंदन मुस्कुराए और कहा, बच्चे, मेरा उद्देश्य बहुत साधारण है। मैं अपना काम करता हूं क्योंकि यह मुझे संतुष्टि देता है। जब मैं अपने खेतों से अन्न उपजाता हूं, तो मुझे खुशी मिलती है कि मैं अपने परिवार और गांव के लिए कुछ कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य है अपनी मेहनत से दूसरों का पेट भरना और उनके चेहरे पर मुस्कान लाना। ये सुनकर विक्रम को एहसास हुआ कि जीवन का उद्देश्य केवल बड़े सपनों को पूरा करने में नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे कार्यों में भी है जो दूसरों की मदद करते हैं। नंदन की तरह उसे भी यह समझ में आया कि जीवन का उद्देश्य सेवा, मेहनत और संतुष्टि में छिपा है। विक्रम अब समझ गया था कि जीवन का उद्देश्य बस किसी एक चीज में नहीं है। ये हमारे कर्मों, हमारी सोच और हमारे दिल में होता है। वह अब अपनी जिंदगी को संतुलित तरीके से जीने लगा।
उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया और समाज में छोटी छोटी मदद की कोशिश की। विक्रम ने ये समझा कि जीवन का उद्देश्य केवल खुद को पहचानने और खुद को खुश रखने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी है। जीवन का उद्देश्य हमें अपने अंदर और हमारे आसपास की दुनिया में ही मिलता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ बड़े लक्ष्यों में नहीं छिपा होता। हमें अपने छोटे छोटे कामों, अपनी सोच और अपने रिश्तों में जीवन के उद्देश्य को ढूंढना चाहिए। दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों को खुश देखना और समाज में अच्छे बदलाव लाना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कहानी का नाम सपनों की उड़ान। ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के आरव की है, जो बचपन से ही अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। उसका सपना था कि वह बड़े शहर में जाए, वहां पढ़ाई करे और दुनिया को दिखाए कि वह भी कुछ खास कर सकता है। हालांकि उसके पास कोई साधन नहीं था, न पैसे थे और न ही उसे किसी की मदद मिल रही थी, लेकिन उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे एक नई दिशा दी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम अपने सपनों का पीछा करते हैं और मेहनत करते हैं, तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। आरव एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके मन में बड़े सपने पलते थे। उसे हमेशा से ये लगता था कि वह कुछ खास कर सकता है, बस उसके पास एक मौका होना चाहिए। उसका सपना था कि वह बड़े शहर में जाकर एक बड़ा आदमी बने। हालांकि गांव में रहने के कारण उसके पास ज़्यादा संसाधन नहीं थे। उसके पास पढ़ाई के लिए अच्छे किताबें नहीं थीं, न ही कोई कोचिंग की सुविधा थी। लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन आरव ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं चाहता हूं कि मैं बड़े शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करूं। मुझे लगता है कि वहां जाकर मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। पिता मुस्कुराए और कहा, बेटा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे पास कोई साधन नहीं है। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। आरव ने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में अपना सपना पूरा करेगा। आरव ने पढ़ाई में अपनी पूरी मेहनत लगा दी, लेकिन गांव में उसे कोई उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता था। वह रात रात भर पढ़ाई करता था, पुराने नोट्स और किताबों से ही काम चलाता था। एक दिन वह गांव के पुराने स्कूल के अध्यापक गुरुजी से मिला। गुरुजी ने आरव की मेहनत और लगन को देखा और कहा, तुम में कुछ खास है। अगर तुम सच में पढ़ाई करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गुरुजी ने आरव को कुछ किताबें दी और कहा, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा चीज है वह है तुम्हारी इच्छा और लगन। इन दोनों का सही दिशा में उपयोग करो और तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। आरव ने गुरुजी की सलाह मानी और बिना किसी शिकायत के अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया और धीरे धीरे उसे अपनी मेहनत का फल मिलने लगा। विकसित शहरों में प्रवेश करने के लिए आरव ने एक बड़ी परीक्षा देने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यह परीक्षा उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। उसने पूरे मन से तैयारी की, रात रात भर जागकर पढ़ाई की और कई कठिनाइयों का सामना किया। परीक्षा के दिन उसका आत्मविश्वास भरपूर था, क्योंकि उसे पता था कि उसने पूरी मेहनत की है। कुछ महीनों बाद परीक्षा का परिणाम आया और आरव ने उसे पास किया। लेकिन यही वह क्षण था जब उसे एहसास हुआ कि उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे सफलता की ओर बढ़ाया था। उसे एक अच्छी कॉलेज में दाखिला मिल गया और उसकी मेहनत रंग लाए। शहर में जाकर आरव ने कठिन संघर्ष किया। उसे नए माहौल में ढलने में कुछ समय लगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसे कई बार लगा कि वह नहीं कर सकता, लेकिन वह याद करता था कि कैसे उसने अपने गांव में बिना किसी सहारे के अपने सपनों का पीछा किया था। उसने किसी से मदद नहीं ली, लेकिन आत्मविश्वास और मेहनत ने उसे अपने सपने को पूरा करने की दिशा दी। उसने अपनी पढ़ाई को पूरी निष्ठा से किया और कॉलेज में भी अपनी कड़ी मेहनत से नाम कमाया। शहर में जाकर आरव ने कठिन संघर्ष किया। उसे नए माहौल में ढलने में कुछ समय लगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसे कई बार लगा कि वह नहीं कर सकता, लेकिन वह याद करता था कि कैसे उसने अपने गांव में बिना किसी सहारे के अपने सपनों का पीछा किया था।
उसने किसी से मदद नहीं ली, लेकिन आत्मविश्वास और मेहनत ने उसे अपने सपने को पूरा करने की दिशा दी। उसने अपनी पढ़ाई को पूरी निष्ठा से किया और कॉलेज में भी अपनी कड़ी मेहनत से नाम कमाया। समय के साथ आरव बड़ा आदमी बन गया। वह एक प्रसिद्ध इंजीनियर बन चुका था और कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। लेकिन आरव ने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह हमेशा याद करता था कि कैसे उसने अपने गांव में गरीब होते हुए भी अपने सपनों का पीछा किया और कैसे उसने उन कठिनाइयों का सामना किया था। आरव ने एक दिन गांव वापस जाने का फैसला किया। वह गांव में अपनी सफलता की कहानी सुनाने के लिए आया और बच्चों को प्रेरित किया। उसने कहा, मेरे पास शुरू में कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अगर तुम में मेहनत और आत्मविश्वास है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। कोई भी परिस्थिति तुम्हारी सफलता में रुकावट नहीं डाल सकती। वह बच्चों से कहता, तुम्हारे पास जो सबसे कीमती चीज़ है वह तुम्हारी मेहनत और समय है। इन्हें सही दिशा में लगाओ और तुम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हो। समय के साथ आरव बड़ा आदमी बन गया। वह एक प्रसिद्ध इंजीनियर बन चुका था और कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। लेकिन आरव ने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह हमेशा याद करता था कि कैसे उसने अपने गांव में गरीब होते हुए भी अपने सपनों का पीछा किया और कैसे उसने उन कठिनाइयों का सामना किया था। आरव ने एक दिन गांव वापस जाने का फैसला किया। वह गांव में अपनी सफलता की कहानी सुनाने के लिए आया और बच्चों को प्रेरित किया। उसने कहा, मेरे पास शुरू में कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अगर तुम में मेहनत और आत्मविश्वास है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। कोई भी परिस्थिति तुम्हारी सफलता में रुकावट नहीं डाल सकती। वह बच्चों से कहता, तुम्हारे पास जो सबसे कीमती चीज़ है वह तुम्हारी मेहनत और समय है। इन्हें सही दिशा में लगाओ और तुम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हो। आरव के शब्दों ने गांव के बच्चों को बहुत प्रेरित किया। उन्होंने आरव की तरह अपने सपनों का पीछा करना शुरू किया। अब गांव में एक नई ऊर्जा आ गई थी और बच्चे अपनी पढ़ाई और जीवन को लेकर गंभीर हो गए थे। उन्होंने समझा कि सफलता किसी के पास स्वाभाविक रूप से नहीं आती, बल्कि उसे पाने के लिए हमें कठिन मेहनत करनी होती है। आरव की कहानी ने उन्हें ये सिखाया कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, बस उसे पाने के लिए सही दिशा में सही मेहनत की आवश्यकता होती है। आरव की कहानी यह सिखाती है कि कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अगर हम मेहनत, आत्मविश्वास और सही दिशा में काम करें तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। सफलता सिर्फ किस्मत पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे निरंतर प्रयासों और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण का परिणाम होती है।